एवरीवन, दिस इज जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, एज यू नो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम उसी कोर्स का, उसी सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट वीडियो आज लाए हैं आप सभी के साथ। और इस वीडियो में जो कंटेंट आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ वो है एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। ये तीन टर्म हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इस तीनों टर्म के लिए आप सभी को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये तीनों टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है पिछली टर्म्स के हिसाब से भी। और ये तीनों टर्म आपके लिए आने वाले अकाउंटिंग सेक्शन में जब आप एंट्रीज करेंगे तब आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिट होंगे समझना। तो गाइस, आप यहाँ पर देखिए, रेवेन्यूज़ क्या होते हैं। रेवेन्यू का मतलब जब भी हम छोटे से स्तर पर देखते हैं तो रेवेन्यू को हम बोलते हैं आय। ठीक है, एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी होता है, वो तहसील में आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनका काम क्या होता है, राजस्व को इकट्ठा करना, यहीं पर इनकम जनरेट करना। तो आय यानी रेवेन्यू का मतलब हो गया यहाँ पर द अमाउंट ऑफ बिजनेस अर्न बाय सेलिंग और प्रोवाइडिंग गुड्स सर्विसेज। जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज को सेलिंग करके अमाउंट अर्न करता है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। इसको सेल्स रेवेन्यू बोल देते हैं। ठीक, लेकिन कुछ और भी इनकम होती हैं जिनको एक बिजनेसमैन डायरेक्टली सेलिंग ना करके अदर सोर्सेज के थ्रू अर्न करता है, जैसे रेंट। इफ़ एनी बिजनेसमैन रिसीव्ड a rent, that is called revenue. Commission received, interest received, dividend received, royalty, these are called revenues and revenue is also called income. समझने की बात है, कुछ ऐसे अर्निंग भी हो जाती हैं बिजनेस में, जैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किया है पैसा, तो इन्वेस्ट करने के बदले आपको क्या मिलने वाला है, मे बी आपको डिविडेंड मिलने वाला हो किसी अदर कंपनी में, अगर आपने शेयर्स जो है इन्वेस्ट किए हैं, या फिर आपने कहीं एफडी फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है तो आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये सब क्या हो गए, ये उस बिजनेसमैन के लिए अर्निंग हो गई और ये अर्निंग जो है रेवेन्यू कहलाती है। ओके गाइस, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और इस रेवेन्यू से इंटरलिंक्ड ये तीनों टर्म अभी आपको समझनी है। दो टर्म जो बाकी बची हुई हैं, एक्सपेंसेस क्या होता है, तो मे बी आप सभी एक्सपेंसेस के बारे में जो जानते हैं, एक्सपेंसेस का मतलब आप सभी जानते हैं खर्च से, खर्च यानी व्यय। अब खर्च किस तरह से, खर्च का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। जो भी कॉस्ट रेवेन्यू को अर्न करने में, यानी कि हमारे गुड्स और सर्विसेज को बेचने में जो भी कॉस्ट यानी जो भी लागत लगती है, वो सब क्या कहलाती है, वो एक्सपेंसेस कहलाती है, यानी कि व्यय कहलाता है, खर्च कहलाता है। आप इस बात को फिर से समझिए, जो कंपनी रेवेन्यू अर्न करेगी, यानी कि जो कंपनी को अर्निंग होती है, इनकम होती है, उसको करने में भाई अर्निंग ऐसे तो होगी नहीं, आप सभी को कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा। तो बिजनेस में जो कॉस्ट लगती है रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, वो सभी क्या कहलाती है, वो सभी कहलाती है आपकी एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस को जो मेजर्ड किया जाता है बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम, जो एसेट बिजनेस में कंज्यूम्ड हुई है या यूज़ हुई है, वो खर्च के रूप में दिखाया जाएगा। अब ऐसे कैसे दिखाएंगे, आपकी बिल्डिंग थी, आपने 10 लाख की बिल्डिंग अपने बिजनेस में ले ली है और आप कह रहे हो कि 10 लाख की बिल्डिंग में से आपने कितना बिल्डिंग को खर्च कर लिया, तो बिल्डिंग को खर्च कैसे किया जाएगा, यानी कि उन पर डेप्रिसिएशन यानी कि हिरास वगैरह जो एक सिस्टम होता है उसके थ्रू हम जानते हैं। जैसे हमने मशीनरी वगैरह यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए जो रेवेन्यू को अर्न करने में काम आती है, तो उस पर कैसे खर्च का हमें जानना होगा, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, यानी मशीन वगैरह पे जो चलती रहती हैं, यूज़ में आती रहती है, तो उन पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन को आगे आने वाली टर्म में मैं समझाऊँगा आपको। तो एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। और ये बात पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है।
वो अकाउंटिंग पीरियड जो है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, उसके दौरान जो आपने एसेट्स यूज़ की है या फिर सर्विसेज का यूज़ किया है, कंज्यूम्ड की है, वो सभी खर्च जो है वो एक्सपेंसेस में शामिल किए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से आइटम को देख सकते हैं आप। आइटम्स हो सकते हैं डेप्रिसिएशन, यानी इसको हिरास बोलते हैं हिंदी में, घिसावट बोलते हैं, किसी एसेट की घिसावट, कमी उसकी वैल्यू में जो कमी आती है। रेंट, जो आप किराया देंगे। वेजेस, जो मजदूरी आप दे रहे हैं। सैलरीज, जो वेतन आप दे रहे हैं। इंटरेस्ट, यानी जो ब्याज आपको देना पड़ रहा है। कॉस्ट ऑफ हीटर्स, यानी जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वहाँ पर हीट, लाइट, वाटर, टेलीफोन एक्सेट्रा, जो भी ये सब रेवेन्यू को अर्न करने में खर्च हो रहे हैं, दीज और कोल्ड एक्सपेंसेस। ओके गाइज, और ये एक्सपेंसेस एक स्पेशल टर्म है जो आपको समझनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फाइनल अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सपेंसेस को क्लासीफाइड करना भी सीखना होगा। सो गाइज, अब इससे अगली जब वीडियो आपके लिए आएगी तो उसमें मैं एक्सपेंसेस को क्लासीफाइड करूँगा कि एक्सपेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मैं आपको अभी एक्सपेंसेस के बारे में बता रहा हूँ। तो ये आपके लिए एक अपकमिंग वीडियो रहेगी, जो आपके लिए अपकमिंग होने के साथ साथ एक ईगरनेस की वीडियो रहेगी, जिसमें आप उत्सुक बने रहेंगे कि आगे वीडियो में क्या होने वाला है। अब आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब भी व्यय होता है, खर्च होता है। अब यहाँ पे हमारी थोड़ी सी जो है सोचने की जो क्षमता है, उसको विकास हमें करना होगा, डेवलप करना होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में कुछ भी खर्च, दोनों के दोनों खर्च और व्यय से ही रिलेटेड हैं, लेकिन इनमें अभी ये दोनों टर्म एक सी लग रही है, जबकि हैं ये दोनों चीज़ अलग। तो क्या डिफरेंस है, आज हम इसको जान लेंगे। तो जो एक्सपेंडिचर है ये भी व्यय कहलाता है, इसको व्यय बोलते हैं। व्यय का मतलब होता है आपने जो खर्च किया है, और एक्सपेंसेस का मतलब भी व्यय होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट। कुछ बेनिफिट्स को कमाने के लिए या लेने के लिए जब एक बिजनेसमैन अपनी लायबिलिटीज़ को बढ़ाता है या फिर उस पर पैसा खर्च करता है, लायबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए क्यों बढ़ाएगा कोई भी व्यक्ति लायबिलिटी बढ़ाता है, वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे या कोई बेनिफिट हो रहा हो उसके लिए। तो उस चक्कर में क्या होगा, आप जो हैं क्या करेंगे, खर्च करेंगे। और खर्च क्या होगा, वो एक इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा। इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, जब आप कुछ बड़े बड़े बेनिफिट्स के लिए जाएंगे, तो जब बड़े बड़े बेनिफिट्स के लिए आप जाएंगे तो उनका जो बेनिफिट आपको दिखाई देगा वो लंबे समय में दिखाई देगा, ज़्यादा समय में। अब ये कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? ये वो एक्सपेंडिचर हैं या ये वे खर्च हैं जो आपको लंबे समय में बेनिफिट करा के देंगे। सपोज दैट आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, ठीक, या फिर आप जो हैं माल ख़रीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। आपने कोई मशीन ख़रीद ली है, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, आप परचेज़ कर रहे हैं फर्नीचर को। तो ये फर्नीचर वगैरह क्या होगा, ये एक साल के अंदर या फिर कुछ समय के अंदर ही बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगा। एक लॉन्ग लास्टिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा समय के लिए आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। और इसी कारण से एक्सपेंडिचर को समझने के लिए बस केवल एक लाइन ही काफ़ी है, क्या कि इफ़ expenses are exhausted within a year, ये जो एक्सपेंडिचर हैं these are converted in expenses, ये एक्सपेंसेस बन जाते हैं अगर ये एक साल के अंदर ही एग्जॉस्ट हो जाए, यानी कि ख़त्म हो जाए। इनका बेनिफिट जो है एक साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जा रहा है। जो आपने पैसा कहीं ना कहीं यूज़ किया है, एक तरह से कहीं आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी या फिर कोई फर्नीचर ख़रीद लिया, लेकिन वो जो बेनिफिट है, जो बेनिफिट हो रहा है इसकी वजह से, वो एक साल के अंदर अंदर अगर ख़त्म हो जा रहा है तो ये एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस मान लिए जाते हैं। क्योंकि एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, एक साल के अंदर अंदर में जो मिलने वाले बेनिफिट हैं वो एक्सपेंसेस में आते हैं, और जो काफ़ी आगे समय तक के लिए हमें मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो एक्सपेंडिचर में रखे जाते हैं। सो गाइस, आप समझिए एक्सपेंसेस मतलब छोटे छोटे छुटकर फुटकर भी है जो सेलिंग वगैरह से रिलेटेड होते हैं, जबकि एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो एक बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा एनलार्ज करने के लिए किए जाते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पर जो
ये एक्सपेंडिचर होते हैं, इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ये भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बतलाऊँगा। सो आई होप कि ये 3 टर्म जो हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जो सेक्शन है उसको काफ़ी अच्छी तरह से देख रहे होंगे। गाइस, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये जो सेक्शन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग बिगिनर्स के लिए, साथ ही साथ 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। सो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन टर्म्स को समझ पाएँ और अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। और मैं जितेंद्र आप सभी के साथ ये वादा करता हूँ कि आपको कॉमर्स की छोटी से छोटी टर्म को क्लियर कराने में अपना 100% देना चाहूँगा। बस इतना ही मेरा जो है एक कहना रहेगा कि आप इस चैनल को इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे वो इससे जुड़ें और कॉमर्स की A to Z नॉलेज लेकर के अपने अकाउंटिंग कैरियर को और अपने स्टूडेंट लाइफ को अच्छे से अच्छा नॉलेजेबल बना पाएँ। थैंक यू सो मच।